बीजेपी हमारा नेचुरल एलाई नहीं है। जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, हम अपने संख्या बल से उनको मजबूर करेंगे अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए। आगे बढ़ करके हमको हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, 5 किलो अनाज के झांसे में मत आना। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं। बहन मायावती जी हो या अखिलेश जी हो, मुलायम सिंह जी हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, उन लोगों से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उन लोगों की गलतियों को तिल का ताड़ बना करके और हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए जातियां भी इसी तरह से बनी है कि सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है किसी की बपौती नहीं है, उसके हम लोग मेजर पार्ट और पार्सल हैं। और हम लोगों को अपनी जमातों को तैयार करना पड़ेगा। एक तो बीजेपी ये प्रचार करती है कि मुसलमानों की आबादी इतना बढ़ रही है। इस मिथ को भी, इस बिहार की जनगणना ने उस मिथ को भी तोड़ा है कि उसकी आबादी जितनी बढ़ रही है पिछले सर्वे सेंसस के मुकाबले, उसको देखने के लिए दूरबीन लगाना पड़ेगा। अगर कोई आदमी किसी सुविधा को अपने से नीचे जाने देने के लिए तैयार नहीं है तो समझ जाइए कि वो सामाजिक न्याय सिर्फ मुंह से बोल रहा है, उसके दिल में सामाजिक न्याय के लिए कोई सम्मान और इज्जत नहीं है। मैं नोटबंदी का विरोध उस पार्टी में रहते हुए, जीएसटी का विरोध रहते हुए उस पार्टी में, सर्जिकल स्ट्राइक का जिस तरह से बीजेपी इस्तेमाल कर रही थी उसका विरोध हमने रहते हुए किया। और जिस दिन रातों रात पाला बदल करके हमारे नेता चले गए एनडीए में, तो हमने बगावत का झंडा सबसे पहले उठा लिया और पार्लियामेंट की कुर्सी को ठोकर मार दिया। यूपीए 2 के समय भी वो नहीं टेबल की गई और बीजेपी तो खैर उसके बिल्कुल खिलाफ ही है। वो तो जनगणना भी नहीं, छोड़ दीजिए जाति जनगणना कराना, उसने जनगणना भी नहीं कराई। अभी तक देश में जो जनगणना जब से हो रही है, कितना महामारी, अकाल और जंग, 2 देशों की, हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना की लड़ाई हुई, लेकिन जनगणना कभी नहीं रुकी। बहुत बहुत शुक्रिया चौरसिया साहब, बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि लंबे समय तक पत्रकार रहा हूँ और इस तरह की सेमिनार और मीटिंग में बैठ करके और चुपचाप लिखना, नेताओं का, वक्ताओं का भाषण समझना, ये बड़ा आनंददायक काम रहा है। तो आपने बैठाया और जेएनयू के, डीयू के, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के और कई नए लोगों को, युवा लोगों को खास करके तो बोलने का मौका दिया, तो मुझे बहुत कुछ सीखने का, जानने का भी मौका मिला कि हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो किस तरह से चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, क्या उनके मन में विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि बिहार की जो जनगणना आई है, जनगणना भी मत कहिए, बिहार का सर्वे कहिए जो आया है, उससे देश में एक नई जागृति पैदा हुई है और पूरे देश में जाति जनगणना कराने की जो मांग है उसको बल मिला है। मैं बताऊं कि हम लोग कितने पिछड़े हों या अति पिछड़े हों, कितने सजग हैं, कितने जगे हुए हैं,
2011 की जनगणना होने वाली थी। उस समय मैं राज्यसभा का सदस्य था जनता दल यूनाइटेड से। 18 दिसंबर 2009 को मैंने स्पेशल मेंशन के जरिए राज्यसभा में जाति जनगणना कराने की मांग उठाई। और आपको हैरत होगी कि हमारी मांग का राज्यसभा के एक भी सदस्य ने समर्थन नहीं किया। हाथ उठा करके या खड़ा हो करके। स्पेशल मेंशन का तरीका ये है कि अगर कोई मेंबर, वो पार्टी से अलग की चीज़ होती है, कोई अच्छा सवाल उठाता है तो कई पार्टियों के लोग, उसमें कोई पार्टी का व्हीप वगैरह जारी नहीं होता है, उस मांग का समर्थन करते हैं। लेकिन बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग, हमारी पार्टी के भी पिछड़े वर्ग के लोग बहुत सारे मेंबर थे, किसी ने भी हमारी मांग का समर्थन नहीं किया। मेरी आवाज़ जो है वो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बन करके रह गई, अनसुनी कर दी गई। और सरकार ने, यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने उनकी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये इस तरह की कोई हमारी योजना नहीं है कि जाति का कॉलम, जनगणना में एक जाति का कॉलम जोड़ा जाए। उस समय आप ही लोगों जैसा एक लड़का, नौजवान, राजनारायण जिसका नाम है, जनहित अभियान चलाता था, हमारे बिहार के भागलपुर का ही वो लड़का, वो आता था हमारे यहाँ बराबर, इस बारे में चिंता भी प्रकट करता था। तो वो गया, जब कोई समर्थन हमारा नहीं किया तो वो गया, वो लड़का शरद यादव जी के यहाँ, कि देखिए एक मुसलमान एमपी हो करके जाति जनगणना कराने की मांग उठा रहा है और कोई भी पिछड़ा वर्ग का आदमी उसकी मांग का समर्थन नहीं कर रहा है, उसको सेकंड नहीं कर रहा है। तो शरद यादव जी ने संभवतः 2010 में, 18 दिसंबर 2009 को हमने ये मांग उठाई थी। 2010 में बजट सेशन का 2 पार्ट होता है। दूसरे पार्ट में अप्रैल महीने में इस सवाल को उठाया और मुलायम सिंह यादव जी उस समय लोकसभा के सदस्य थे, शरद यादव जी लोकसभा के सदस्य थे, लालू प्रसाद यादव जी लोकसभा के सदस्य थे। तो इन लोगों ने मिल करके लोकसभा में इस सवाल को उठाया। उसके बाद बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे, महाराष्ट्र वाले, उन्होंने भी इस सवाल में अपना समर्थन दिया और फिर लोकसभा के अंदर कई दलों के एमपीज ने, जो पिछड़े वर्ग से, दलित से संबंधित वर्ग से आते थे, दलित समाज से आते थे, उन लोगों ने भी इस मांग का समर्थन किया। तो जो सरकार यूपीए 2 की, मनमोहन सिंह की सरकार इसके समर्थन में नहीं थी, उसको मजबूरन इस मांग को इन प्रिंसिपल, सिद्धांत रूप में मानना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, हम जनगणना, जाति जनगणना कराएंगे। 11 में जाति जनगणना हुई भी, लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिया। अब तो एक राष्ट्रपति जी, अब वो नहीं है इस दुनिया में, उनका नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, और कई लोग उसमें थे। उसको बड़ी चालाकी से उन लोगों ने 1950 का जनगणना एक्ट जो है, पार्लियामेंट से पारित है,
उसके तहत जनगणना होती है और जनगणना कमिश्नर के पास उसकी एक्सपर्टीज होती है। तो उसने उसको डिलिंक कर दिया। 1950 की जनगणना का कानून जो है पार्लियामेंट का, उससे अलग हट करके जनगणना करा दिया और अनस्किल्ड लोगों से उसमें एनजीओ वगैरह वगैरह को लगा दिया, जबकि जनगणना का है कि सरकारी कर्मचारी ही करेंगे। उसमें गलत सूचना देने वाला भी दंड का भागी होगा, गलत सूचना दर्ज करने वाला भी दंड का भागी होगा। तो वही ढाक के 3 पात उस जनगणना की जो बात है, वो रिपोर्ट यूपीए 2 के समय भी वो नहीं टेबल की गई और बीजेपी तो खैर उसके बिल्कुल खिलाफ ही है। वो तो जनगणना भी नहीं, छोड़ दीजिए जाति जनगणना कराना, उसने जनगणना भी नहीं कराई। अभी तक देश में जो जनगणना जब से हो रही है, कितना महामारी, अकाल और जंग, 2 देशों की, हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना की लड़ाई हुई, लेकिन जनगणना कभी नहीं रुकी। वो जनगणना मोदी जी की सरकार ने जनगणना रोक दी। तो हमारे कहने का मतलब कि आज जब हम लोग बैठे हैं, बिहार की जो जनगणना आई है, देखिए हमारे रामबली जी मित्र हैं और काफ़ी पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, प्रोफेसर हैं। लेकिन एक बात हम कह रहे हैं कि देखिए, हम भी चूंकि बिहार के ही हैं, तो बहुत सारी जातियों के लोग, हम लोग भी अपनी अपनी जाति का बढ़ा बढ़ा करके आंकड़ा बोलते हैं कि हमारी जाति की संख्या इतनी है, इतनी है। अगर सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, जो लोग संख्या अपनी अपनी जात का बताते हैं, तो एशिया महादेश से भी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी सिर्फ बिहार की। अब देखिए, कुर्मी समाज की बात हम करते हैं, जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। उनके लोग कहते थे कि हमारी जनसंख्या 5% है कुर्मी। जब जनगणना हुई तो 2% समथिंग उनकी जनगणना में संख्या आई है। इसका मतलब ये समझ रहे हैं ना, ठीक है, कई तरह की कमियां हैं, हमारे अभी कई लोग इधर से उधर गिन दिए गए हैं, कुछ जगह हो सकता है, लेकिन बाई एंड लार्ज ये जो जनगणना आई है, जनगणना भी मत कहिए, सर्वे आया है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इसकी बहुत महत्ता है। देखिए, ये मंडल कमीशन से भी आगे, एक स्टेप आगे का इसमें इंग्रेडिएंट्स है। ये जो 36% हम लोग खुश हो रहे हैं कि 36% हम लोगों की आबादी है अति पिछड़ों की, 27% आबादी है पिछड़े वर्गों की। पिछड़े वर्गों में जादव, कोयरी, कुर्मी, बनिया 4 जात आते हैं बिहार में। पहले हम लोग और वो 4 जात और उनको 27% और हम लोग जो 36% वाले हैं, वो सब मिला करके 27% रिजर्वेशन मिलता था। प्रोफेसर साहब रविकांत जी ने ठीक कहा कि एक बात मांग तो अव्वल होनी चाहिए कि ये जनगणना एक्ट के अनुसार पूरे देश में कराई जाए, और ताकि इसी तरह का आंकड़ा मिलान भी हो जाएगा कि भाई बिहार सरकार की जनगणना में कोई, उनके पास कोई वैसा एक्सपर्टीज नहीं था। हालांकि उन्होंने एनजीओ वगैरह को नहीं लगाया, सरकारी कर्मचारी ही, टीचर खास करके ये जनगणना किए हैं।
तो राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना बहुत जरूरी है और बीजेपी भाग रही है। हमने एक पर्चा छपवाया, क्यों भाग रही है? दो बात है। एक तो वो भाग रही है कि जो हमारा कम्युनल पोलराइजेशन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो सियासत है, राजनीति है, उसका जो गुब्बारा है, उसको ये जाति जनगणना उसको पंचर कर देगा। पता ये चला कि जो 10% आबादी है, पहले होता था कि अगड़ी जातियों के लोग 20 से 25% दावा करते थे। उनकी इस जनगणना में आबादी अगर बिहार की देखा जाए, ऐसे ही पूरे देश की आएगी, वो 10% उनकी आबादी हो गई है। और ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन मिल भी गया उनको। उनके एक हिस्से को ही 10% मिल गया, बाकी मिल करके कितना? राहुल गांधी ने एक सवाल बहुत बढ़िया पूछा पत्रकारों से के सामने कि भाई आप लोगों में कितने हैं पिछड़े वर्ग के लोग? उसने ये भी कहा कि सिर्फ 3 सेक्रेटरी भारत सरकार के पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैं एमपी रहा 12 साल करीब, और चंद्रवंशी जी की तरह ही, अभी तो है ही पार्टी में, चंद्रवंशी जी की तरह ही मैं नोटबंदी का विरोध उस पार्टी में रहते हुए, जीएसटी का विरोध रहते हुए उस पार्टी में, सर्जिकल स्ट्राइक का जिस तरह से बीजेपी इस्तेमाल कर रही थी उसका विरोध हमने रहते हुए किया। और जिस दिन रातों रात पाला बदल करके हमारे नेता चले गए एनडीए में, तो हमने बगावत का झंडा सबसे पहले उठा लिया और पार्लियामेंट की कुर्सी को ठोकर मार दिया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी मांग है रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन, देखिए पहले तो ये जो सरकार है आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार है, इस सरकार ने बनाया है, तो पहली बात तो ये रिपोर्ट जैसी भी हो आनी चाहिए। अभी से हम उसके बारे में क्या है उस रिपोर्ट में, और नहीं तो किसी को निकालना चाहिए। इसी तरह से रंगनाथ मिश्रा कमीशन एक बना था, 2.5 साल तक सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन यूपीए 1 में, 2.5 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो जब ही टेबल आई सरकार को मिली, सरकार ने उसको जारी कर दिया, टेबल कर दिया, पार्लियामेंट के मेज पर रख दिया, पूरा देश जान गया। लेकिन रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को 2.5 साल, पौने 3 साल तक दबा के रखा। लेकिन क्या करना चाहिए हम लोगों को? हम नहीं जानते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग में चंद्रवंशी जी कह रहे हैं कि मिले ओले हैं, तो कुछ लोगों से लग करके और उस रिपोर्ट की कॉपी निकाल लेनी चाहिए। जरूर कोई ना कोई, हमने उस समय निकाल लिया था। सरकार, यूपीए 2 की सरकार उस रिपोर्ट को दबा करके रखना चाहती थी, नहीं पेश करना चाहती थी, लेकिन हमने उस रिपोर्ट को हासिल कर लिया और एक अखबार में छपवा दिया, और फिर पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि ये अखबार कैसे छपवा दिया, ये तो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, इस पर मानहानि का मुकदमा किया जाए। तब जा करके सरकार को मजबूर हो करके उस रिपोर्ट को टेबल करना पड़ा। तो कुछ ये भी तरीका हम लोगों को लगना चाहिए जो अति पिछड़े समाज के हैं, कि रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है अगर कायदे से लगा जाए, लगना चाहिए, हमारा तो किसी से उसमें संपर्क नहीं है,
लेकिन लगना चाहिए, कुछ हम लोगों में से जो पत्रकार साथी हैं उनको भी लगना चाहिए, उस रिपोर्ट को हासिल करना चाहिए, क्या है कैसे है। तो एक तो ये चीज है। अब मैं आता हूं, देखिए मेरा भी ये मानना है कि सामाजिक न्याय की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय का असल मानने वाला कौन आदमी होगा, उसके लिए एक टेस्ट करना चाहिए। वो टेस्ट क्या है कि अगर कोई आदमी किसी सुविधा को अपने से नीचे जाने देने के लिए तैयार नहीं है, तो समझ जाइए कि वो सामाजिक न्याय सिर्फ मुंह से बोल रहा है, उसके दिल में सामाजिक न्याय के लिए कोई सम्मान और इज्जत नहीं है। तो ये टेस्ट होना चाहिए। हमारा तो ये मानना है कि सामाजिक न्याय का आंदोलन अंधी गली में जाकर के फंस गया है, लेकिन बिहार की इस जनगणना ने, जैसी भी हो, थोड़ी मोटी त्रुटि हो सकती है, उसने इस सामाजिक न्याय का जो आंदोलन था वो अंधी गली में फंस गया था। एक उसको गली को से बाहर निकलने का एक रास्ता दिया है। हमने नारा दिया था, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। पूरे देश में घूम करके अभियान चलाया हमने और बताया, दो वजह है। एक तो बीजेपी ये प्रचार करती है कि मुसलमानों की आबादी इतना बढ़ रही है, इस मिथ को भी, इस बिहार की जनगणना ने उस मिथ को भी तोड़ा है कि उसकी आबादी जितनी बढ़ रही है पिछले सर्वे सेंसस के मुकाबले, उसको देखने के लिए दूरबीन लगाना पड़ेगा। और हिंदू की आबादी जो थोड़ी घट रही है वो भी इतना कम है कि उसको देखने के लिए भी दूरबीन लगाना पड़ेगा। तो कई तरह का मिथ ये जनगणना तोड़ती है। छोड़ दीजिए 36% नहीं हमारा, 38% ही हो जाए, लेकिन इसको बिल्कुल खारिज करने के हम पक्ष में नहीं हैं। हम लोगों को खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेकर के हमको जाति जनगणना कराने की मांग करनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अति पिछड़े जो हैं, जो अति पिछड़े हमारे हिंदू भाई हैं, उसमें मुसलमान भी पसमानदा है, अति पिछड़ा है। पिछड़ा मुसलमान भी है, पिछड़ा को छोड़ करके अति पिछड़ा। तो हम लोग सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है, किसी की बपौती नहीं है, उसके हम लोग मेजर पार्ट और पार्सल हैं। और हम लोगों को अपनी जमातों को तैयार करना पड़ेगा। और अगड़ी जाति के लोग, कोई बीपी सिंह हो सकता है, कोई अर्जुन सिंह हो सकता है, लेकिन आम तौर से अगर किसी साथी के दिमाग में ये बात है कि हमारे अति पिछड़े को समर्थन अगड़ी जातियों के लोगों से मिलेगा, उनसे ताकत मिलेगी, और हमारी लड़ाई पिछड़े वर्ग के लोगों से है, तो ये आत्मघाती कदम होगा, ये आत्मघाती कदम होगा। और हमको खुशी है कि जितने भी स्कॉलर्स बच्चों ने, यहाँ नौजवान लोगों ने, हम लोगों से ज्यादा वो पढ़ने लिखने वाले हैं, नई टेक्नोलॉजी से लैस हैं, उन लोगों का लब्बो लुबाब जो बोले हैं, वो ये समझ रहे हैं कि मुख्य जो शत्रु है हमारा, अभी ये सांप्रदायिक फांसीवादी जो ताकत है, जो हुकूमत है, जो हमारा मुख्य विरोधी वो है। हमको आपस में हम मांगेंगे अपना हिस्सा। हम मेजर पार्ट हैं सामाजिक न्याय आंदोलन के। सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं उसमें हम, वो अगर 27 है तो हम 36 हैं, अगर इसी को मान लिया जाए तो। हमारा दायित्व है, हम वोकल होंगे, हम संगठित होंगे,
हम जागरूक होंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन इस तरह की सोच को मैं बहुत खतरनाक मानता हूं कि हमारी लड़ाई, हमको अपर कास्ट के लोग हमको मदद करेंगे, वो हमारा नेचुरल एलाई हो जाएंगे, और पिछड़े वर्ग के लोग से हमारी लड़ाई होगी, तब हमको कुछ हासिल नहीं होगा। और जो हासिल होगा वो बीजेपी को हासिल होगा, वो जो हासिल होगा वो फिरका परस्त ताकतों को हासिल होगा। ये बात अगर इस धारा से, इस दिमाग से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे खतरे हैं। और बीजेपी इसी बात के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी है। हम मानते हैं कि बिहार में लंबे समय तक लालू जी, नीतीश जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी का शासन, वो पहले भी जाति जनगणना या सर्वे जो भी हो सकता था वो करा सकते थे। अगर वो करा दिए होते तो आज बीजेपी तक यहाँ तक पहुंचती नहीं। लेकिन हम लोग का जो नेचुरल एलाई है, हमारी राय है, हम लोगों का नेचुरल एलाई, और हम लोगों को दोस्त और दुश्मन की तमीज करनी पड़ेगी। अगर इसमें गफलत हुई तो जान लीजिए 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है। जो भी हमारी जमहूरियत, प्रजातंत्र जैसी भी है, बहुत सारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं उसकी, लेकिन फिर भी उसमें हमको बोलने की आजादी है। इन 10 सालों में, करीब 9.5 साल में, जिस तरह का हम लोग पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, पसमानदा मुसलमानों पर, हमने क्यों पसमानदा चलाया, क्यों पसमानदा सब ये लाए इसमें? पसमानदा माने कोई बिरादरी नहीं है, एक कोई धर्म नहीं है, रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल है। इसमें यह एक ब्रिज बनाने का, एक पुल बनाने का हम लड़ेंगे। हमारे पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, हम उनको मदद करते रहे। हमारी संमंडल कमीशन लागू करने में भी हम लोग रहे हैं, अगुवाई किए हैं। हम उनको दुश्मन नहीं बना सकते हैं, ये बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। अब अभी अबुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का इस 15 तारीख को पसमानदा आइकन कह करके उनका जन्मदिन मनाए। अरे भाई, अबुल कलाम साहब की जो बिरादरी है वो है मारा कायर। मारा कायर बिरादरी जनरल कैटेगरी में है। बेशक वो मिसाइल मैन है, बेशक वो एक अच्छे वैज्ञानिक है, उसके लिए सम्मान है, लेकिन वो पसमानदा आइकॉन कैसे हो सकते हैं? मुसलमानों में घुस रहे, पसमानदा स्नेह करके पसमानदा बुलडोजर चलेगा, मॉब लिंचिंग होगी उन्हीं पर, और पसमानदा स्नेह यात्रा। तो ये पिछड़े, अति पिछड़े, या यहां तक कि कोई भी आदमी जो प्रोग्रेसिव है, जो न्याय प्रिय आदमी है, वो किसी के साथी ये नहीं है। तो जो लोग अगर ये राजनीति करते हैं कि अति पिछड़े वर्गों को जोड़ा जाए, यही इसी ताक में तो बीजेपी बैठी हुई है और कई बार उसको सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में क्या राजनीति हुई? एंटी जादव, एंटी जाटव। मैं मानता हूं कि जो बहन मायावती जी हो, या अखिलेश जी हो, मुलायम सिंह जी हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, उन लोगों से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उन लोगों की गलतियों को तिल का ताड़ बना करके और हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, जातियां भी इसी तरह से बनी है कि हम लोगों को लड़ा करके ये कर दे। तो जमात जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है,
हमको अपना हिस्सा लेना है तो हमको संगठित होना पड़ेगा और हमको कायदे की बात कहनी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं करनी पड़ेगी कि जो देश हित में नहीं हो। जो मौजूदा जो हुकूमत है उसको वो मजबूत करे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए, अगड़ी जात में भी हो सकते हैं। अब राहुल जी के, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन राहुल जी ने जिस तरह से जिसकी जितनी भागे आबादी उसकी उतनी भागीदारी की बात करी है, जाति जनगणना कराने की बात करी है, एक नया अवतार है कांग्रेस का। कांग्रेस के 100 साल से ज्यादा के इतिहास में पहली बार किसी कांग्रेस के नेता ने इस तरह की बात करी है। तो हम उसको अगड़ी जात कह करके उसको खारिज नहीं कर देंगे। हम उसके काम से, उसके एक्शन से हम कहेंगे, हमको बल मिलता है कि आप भागीदारी की बात करते हैं तो टिकट बांटने में हमारे लोगों को दीजिए, हमारे लोगों को शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में दीजिए, और सबसे बड़ा बात जो आर्थिक जनगणना आएगी उससे भी पता चलेगा। जो एक बात है कि फला जात के लोग सबका हिस्सा, मैं तो देखा भाई 12 साल हम उन कमिटियों में था, जहां गया 27% जो रिजर्वेशन है वो भी कहीं बैकलॉग रहता था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का बैकलॉग रहता था, वो भी नहीं पूरा होता था। तो आपस में हम लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग संपूर्ण पिछड़ा वर्ग आंदोलन, सामाजिक न्याय आंदोलन के पार्ट एंड पार्सल ही नहीं हैं, हम उसके मेजर हिस्सा हैं। हम मेजर हिस्सा है और उसी तरह से अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके ये करें। 5 किलो अनाज दे देते हैं, पसमानदा स्नेह की बात करते हैं, हमारे 2-4 लोगों को मंत्री बना देते हैं, कलाम साहब को पसमानदा आइकन कह रहे हैं। गुजरात में दंगा हुआ, कलाम साहब ने एक शब्द बोला। अभी इसके पहले दलित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, कोविंद साहब, हमारे यहां गवर्नर भी थे। उन्होंने दलितों के पक्ष में कोई कुछ बोला, कुछ किया? अभी मुर्मू जी मोहतरमा राष्ट्रपति जी हैं, बहुत सम्मान है। हम लोग को अच्छा लगा कि एक आदिवासी महिला बनी है राष्ट्रपति, लेकिन जिस तरह से मणिपुर में शेड्यूल ट्राइब के लोगों का कत्लेआम हो रहा है, उस पर एक शब्द भी बोला तो उस वर्ग में पैदा होने से ही नहीं होगा। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोगों को और बड़े पैमाने पर एकता की जरूरत है। जितने इंसाफ पसंद न्याय प्रिय लोग हैं उनके साथ एकजुटता करके, नहीं तो जो भी हम लोगों की कमाई है लुट जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं 2 शेर के माध्यम से हम अपनी बात कहेंगे। अपोजिशन से जो शिकायत है और जो रूलिंग से शिकायत है। पहले रूलिंग वाला, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, 5 किलो अनाज के झांसे में मत आना। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं, सर ही उतार लेते हैं। हम इन लोगों से, अपने लोगों से कहेंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुलायम अखिलेश जी हो, चाहे नीतीश जी, लालू जी या कोई भी हो, इन लोगों से भी हम कहेंगे कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। तो इधर उधर की, अरे भाई हमारा हिस्सा कहां गया, इधर उधर की बात मत कीजिए, ये बताइए कि हम इतने हैं, हमारी हिस्सेदारी कहां है। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। हमें रहजनों से तो गिला है, असल शेर है, गिला नहीं है। हमने अपने से उसमें जोड़ा कि हमें रहजनों से तो गिला है, उन लुटेरों से तो हमारी नाराजगी है।
मगर तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है, तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है। हम वोट तो मुलायम सिंह को देते हैं, हम लालू यादव को देते हैं, नीतीश कुमार को देते हैं, लेकिन जो हमारी हकमारी होती है, जो हमारे मार पड़ता है, कौन लोग मारे जाते हैं? दंगा हो, फसाद हो, प्राकृतिक आपदा हो, यही अति पिछड़े के लोग, यही पसमानदा लोग मारे जाते हैं। तो हम लोगों को लड़ाने नहीं तो लड़िएगा तो उसका कोई अंत नहीं है। इतनी जटिल व्यवस्था है हमारे यहाँ जात पात की कि टुकड़े टुकड़े में बटी है। हम लड़ेंगे अपने लोगों से, जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम मदद करते हैं, उनसे लड़ेंगे, लेकिन हम शत्रुवत व्यवहार नहीं करेंगे और उनको किनारे करके हमको कोई कामयाबी नहीं मिल सकती है। हमको असली अपना विरोधी, असली शत्रु को पहचानना है। जो जिस आदमी को, जिस कौम को अपने दोस्त और दुश्मन की सही पहचान नहीं होती है, वो भटक जाता है, वो मंजिल तक नहीं जाता है, वो धोखा खा जाता है और फिर ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है, ऐसी चीज़ों के फेरे में पड़ जाता है जहां से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यही हमारी ये है कि हमारे लोग अपनी, ठीक प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हमारी ये ताकत नहीं है, अति पिछड़े हम छोटे छोटे जमात में हैं, हम 25 साल से पसमानदा के लिए काम कर रहे हैं, लोग नहीं जग रहे हैं, मुट्ठी भर लोग जग रहे हैं। तो हमको एक ताकत इस जाति जनगणना ने दिया है। इस जाति, बिहार की जाति जनगणना को एकदम रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। कोई भी काम हो उसमें थोड़ी बहुत गलतियां होती है, रास्ता आगे का सुधार का निकालना चाहिए। जाति जनगणना हो हमारा ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट हम पहले देखें, इसमें क्या मोदी जी कारीगरी किए हैं। कहीं आपदा में अवसर तो नहीं तलाश रहे हैं। एंटी जादव, एंटी जाटव करके क्या मिला हम लोगों को? तो हम लोगों को आपस के हमारे जो नेचुरल एलाई हैं, जो हमारे लोग अग्रणी जातियों के लोग हमारे नेचुरल एलाई नहीं है। बीजेपी हमारा नेचुरल एलाई नहीं है। जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, हम अपने संख्या बल से उनको मजबूर करेंगे अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए। आगे बढ़ करके हमको हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। लेकिन लड़ाई का तरीका वो नहीं होगा जो बीजेपी चाहती है। उसके झांसे में हमको नहीं आना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।